Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. तो आज रहेगा हमारे वीडियो लेक्चर का पार्ट नंबर 2 यानी कि ट्रांजिस्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को बहुत अच्छे से स्टडी किया था एंड कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पढ़ लिया था। ठीक है। सो आज हम कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग के सामने क्या है, डायग्राम, सर्किट डायग्राम को बता दिया गया है। ये सर्किट डायग्राम कैसे बनी, किस तरह से कनेक्शंस लगाए गए हैं, ये सब कुछ हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, विच इज योर पार्ट 1। सो जो भी पार्ट 2 देख रहा है वो पार्ट 1 देख करके ही आए, है ना, क्योंकि तो ही आपका जो है वो एक सीरीज में चीज़ें वर्कआउट करेंगी। सो हल्का सा मैं आइडिया देना चाहूँगी कि हमारे पास हम अगर चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में वर्क करे, एज इन एम्पलीफायर वर्क करे, तो हम क्या करते हैं, जो इनपुट है उसको फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर लगा देते हैं एंड जो आउटपुट है उसको हम रिवर्स बाइसिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे जो एरो है वो टुवर्ड्स द इमीटर है, क्योंकि हम यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में होल्स जाते हैं उस डायरेक्शन में ही लिया जाता है। ठीक है। ये वाली जो बैटरी है विच इज योर इनपुट बैटरी, दिस इज योर इनपुट बैटरी, और इसका नाम हम दे देंगे VBE या VEB। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, VBE बैटरी, एंड दिस बैटरी जो कि कॉमन यानी कि जो कि आउटपुट में है अलोंग द कलेक्टर बेस, तो इसका हम नाम देंगे VCB। तो ये बैटरीज हैं। ये वाला जो हमारा करंट है वो कलेक्टर करंट है, दिस इज द इमीटर करंट एंड दिस इज अवर बेस करंट। ठीक है। तो तीनों करंट्स को भी मैंने नेमिंग कर दी है। इस सब चीज के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगी। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कि जो हमारे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का प्लॉट है वो दो क्वांटिटीज के बीच में जो है प्लॉट किया जाता है। वन इज द इनपुट करंट एंड अदर इज द इनपुट वोल्टेज। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनपुट ही करंट होता है और इनपुट ही वोल्टेज होती है, बट एट अ कांस्टेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। ये हमने पढ़ा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। बट अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या है, जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा अगेन वो आउटपुट ही करंट होगा और आउटपुट ही वोल्टेज होगी। ठीक है। लेकिन यहां पे हम इनपुट करंट को कांस्टेंट रखेंगे। ये देखिए, आउटपुट ही करंट होगा एंड आउटपुट ही वोल्टेज होगी। ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या है, आउटपुट करंट है IC एंड आउटपुट वोल्टेज है VCB, बट कांस्टेंट इसमें हम रखेंगे हमारा इनपुट वाला करंट। इनपुट करंट कौन सा है, IE। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में वही लिख रही हूँ कि IE यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि डिफरेंट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर डिफरेंट ग्राफ्स को प्लॉट किया था। मतलब बेसिकली हम चेक कर रहे थे कि अगर हम VCB यानी कि हमारी आउटपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज किस तरह से अपना वेरिएशन देगी। यहाँ पे भी हमने यही चेक करना है कि हमने IE को कांस्टेंट रखा है, यानी कि इनपुट करंट को कांस्टेंट रखा है। सो देखिए, यहाँ पे क्या है, इनपुट करंट जरूर कांस्टेंट यहाँ पे दिखाया गया है, बट इन अ वे हम इनपुट वोल्टेज को ही तो कांस्टेंट रख के इनपुट करंट को कांस्टेंट रख सकते हैं ना। तो ये वही सेम चीज है। तो इसके अंदर हमने अब ग्राफ जो है वो चेक करना है बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट विच इज IC एंड आउटपुट वोल्टेज इज VCB। ठीक है। एज वी नो वी हैव अ इक्वेशन विच सेज दैट, इसको एक बार मैं इरेज कर रही हूं, IC is equals to alpha times IE plus ICBO. We have this equation. To ये देखिए,
we have this equation IC is equals to alpha times IB alpha times IE plus ICBO, where we know IC is an output current which is your collector current, IE is your emitter current which is your input current, and ICBO is your reverse saturation current. Reverse saturation current, or you can say कि it is a leakage current. It is a leakage current, है ना, जो कि minority charges की वजह से आ रहा है. तो this current is very small. So in this equation we can neglect this factor ICBO. So by neglecting the factor ICBO, we will get this equation as IC is equals to approximately equals to basically alpha times IE, because ICBO is an reverse saturation current and this reverse saturation current is due to the minority charge carriers and it is very small, so it can be neglected as comparison with the IE. ठीक है, तो as we know we have alpha. Alpha is an amplification factor. Alpha is an amplification factor फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. तो यहाँ से देखो हम अल्फा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं. अल्फा इज इक्वल्स टू IC बाई IE. यहाँ से हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू आ सकती है IC डिवाइड बाई IE. आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट. ठीक है, तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या यू कैन से कि करंट गेन फैक्टर भी हम इसको लिख सकते हैं. करंट गेन फैक्टर भी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ से हम आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स को कैसे स्टडी करेंगे. एज अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है विच इज़ नियरली अबाउट 0.95 टू 0.98 के आसपास जो है वो एग्जिस्ट करती है. सो जो हमारे पास कलेक्टर करंट है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इमीटर करंट. द कलेक्टर करंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द इमीटर करंट, यानी कि इमीटर करंट के चेंज होने से कलेक्टर करंट में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज आएगा. इमीटर करंट एंड कलेक्टर करंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर हाईली डिपेंडेंट है. ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मतलब जो यहाँ पे गिवन इक्वेशन है, इसके अंदर वोल्टेज का कोई फैक्टर नहीं है. इसके अंदर वोल्टेज का कोई फैक्टर नहीं, यानी कि VCB तो उसके अंदर है ही नहीं, है ना. इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर VCB जैसा कुछ भी नहीं है, यानी कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो VCB के ऊपर इतना डिपेंडेंसी नहीं दे रहा है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है, तो वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, IE के ऊपर डिपेंड कर रहा है विच इज योर इमीटर करंट विच इज योर इनपुट करंट. तो यानी कि इनपुट करंट के इंक्रीज होने से जो हमारा आउटपुट करंट है वो इंक्रीज होगा. ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ग्राफ प्लॉट बनेगा बिटवीन द IC एंड VCB, यानी कि अगर मैं IE को 0 mA ले लेती हूँ, ठीक है, तो आई विल गेट द ग्राफ कुछ इस तरह से. इस तरह का मुझे कुछ ग्राफ, एक्चुअल में क्या है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि एट IE इज इक्वल्स टू 0 amps. ठीक है, वी विल गेट द ग्राफ इस तरह से. बट अगर आप लोगों के दिमाग में आए कि यार IE तो हमने 0 mA लिया था, ठीक है, IE तो हमने 0 मिली एम्प्स लिया था, बट हमारे पास कलेक्टर करंट की फिर भी थोड़ी सी वैल्यू आ रही है ना. अभी मैंने बताया कि जो हमारा कलेक्टर करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमीटर करंट है. जितना इमीटर करंट होगा उतना ही कलेक्टर करंट आएगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. बट हेयर व्हेन आई टेक IE इज इक्वल्स टू 0 मिली एम्प्स, देयर इज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ IC इज अकर, है ना. तो बट ये जो स्मॉल वैल्यू आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, जो फैक्टर हमने यहाँ पे निग्लेक्ट किया था विच इज ICBO वाला फैक्टर. हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ICBO वाला करेक्ट फैक्टर जो है हमने वो निग्लेक्ट किया था विच इज योर रिवर्स सैचुरेशन करंट. तो जो थोड़ी बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू आ रही है करंट की, वेदर जो हमने IE लिया है वो 0 मिली एम्प्स लिया है, फिर भी हमारे पास जो IC है उसकी जो कुछ वैल्यू आ रही है वो ड्यू टू द रिवर्स सैचुरेशन करंट की वजह से आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है. ठीक है, तो अब अगर मैं IE को 5 मिली एम्प्स लेती हूँ तो आई विल गेट द ग्राफ कुछ इस तरह से. IE को अगर मैं 5 मिली एम्प्स लेती हूँ तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. अब अगर मैं IE को
10 मिली एम्प्स लेती हूँ तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द NPN कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, यानी कि विद द इंक्रीज ऑफ द कलेक्टर करंट, विद द इंक्रीज ऑफ द इमिटर करंट देयर विल बी इंक्रीज इन द कलेक्टर करंट। और इसकी जो डिपेंडेंसी है वो एक्चुअल में VCB के ऊपर नहीं आ रही है यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशन से पढ़ा है। बट अगर मैं VCB को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं VCB इज अ तुम्हारी रिवर्स वोल्टेज, इफ आई इंक्रीज द रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा हायर कर देती हूँ तो व्हाट आई विल सी इज देयर इज अ ब्रेक डाउन इन द जंक्शन, है ना। जो हमारा रिवर्स बायसिंग वाला, रिवर्स बायसिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर हम रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो देयर इज अ ब्रेक डाउन, है ना। तो सिमिलरली VCB इज योर रिवर्स वोल्टेज, अगर मैं रिवर्स VCB जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है वो ब्रेक हो जाएगा, देयर इज अ ब्रेक डाउन। तो दैट्स व्हाई हम VCB को इतना इंक्रीज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ब्रेक डाउन आ जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर हमें काम का नहीं है, मतलब हमारा कोई यूज नहीं है उस चीज़ के अंदर। तो देयर इज अ ब्रेक डाउन, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती हूँ तो आई विल गेट द ब्रेक डाउन, ठीक है, हमारे पास ब्रेक डाउन वोल्टेजेस मिलेंगी यहाँ पे, बट हमें ये चाहिए ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ये बनाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर हमारे कोई काम का नहीं रहेगा ब्रेक डाउन वोल्टेज पे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमें वो ड्रॉ नहीं करना है। So yeah, this is all about the output characteristics of the common base transistor. अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी that हमारे पास यहाँ पे 3 regions होते हैं। One is the active region, one is the saturation region and other one is the cut off region, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो ये वाला रीजन होता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, हमारे पास जो ये वाला रीजन है, ठीक है, दिस रीजन इज नोन एज द एक्टिव रीजन। इस रीजन को हम बोलते हैं कि दिस इज एन एक्टिव रीजन, ठीक है। और अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो दिस रीजन इज नोन एज द सैचुरेशन रीजन, दिस इज द योर सैचुरेशन रीजन। और जो हमारा ये वाला रीजन है, इसके नीचे वाला जो रीजन है, ये वाला जो सारा रीजन है, इसको हम बोलेंगे दिस इज द कट ऑफ रीजन, दिस इज द कट ऑफ रीजन। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे 3 रीजन्स होते हैं, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डायोड जो है वो एक्टिव रीजन में पार्टिसिपेट करे तो इनपुट और आउटपुट को, इनपुट को हमने फॉरवर्ड बाइसिंग में रखना है और आउटपुट को हमने रिवर्स बाइसिंग में रखना है, ये मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में वर्क करे, मतलब सैचुरेशन रीजन के लिए बेसिकली क्या होता है, कई बार ये सैचुरेशन कई बुक्स में आप लोग को इधर भी बना के दिया गया, मतलब बैक साइड पर भी बना के दिया गया। तो इस वाले रीजन के अंदर, यानी कि सैचुरेशन रीजन के अंदर कुछ इस तरह से होता है, यानी कि कई जगह पे ये ऐसे है, मतलब बैक साइड ऑफ द इस तरफ, तो इसको सैचुरेशन रीजन वैसे तो कहते हैं। तो अगर सैचुरेशन रीजन में हमें चाहिए तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा इनपुट है वो भी फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है और आउटपुट जो है वो भी फॉरवर्ड बाइसिंग में ही होता है। और अगर मैं कट ऑफ रीजन की बात करूं तो कट ऑफ रीजन के अंदर चाहे इनपुट है या चाहे आउटपुट है, दीज बोथ आर इन द रिवर्स बायस कंडीशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि शायद आपको MCQs में भी पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। So yeah, this is all about the output characteristics and this is all about the today's lecture. आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम इनपुट वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड आउटपुट वाला हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम कॉमन इमीटर यानी कि ट्रांजिस्टर को एज इन कॉमन इमीटर में कैसे वर्क करवाते हैं एंड देन हम उसकी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। या थैंक यू सो मच।